हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12th के बच्चों के लिए हिंदी का एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर के आ चुके हैं। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को टोटल 20 नंबर की तैयारी करवाने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को एक पद्यांश और एक गद्यांश के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अब की बार 90% पार करना चाहते हो तो वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। उसके पहले वीडियो को तुरंत फटाफट लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार जुड़ चुके हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। देखिए, बोर्ड के पेपर में जो आपका आता है एक पद्यांश 10 नंबर का आता है, और इसी प्रकार एक गद्यांश भी पूछेगा, वो भी 10 नंबर का पूछेगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बोर्ड के पेपर में किस तरीके से लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक ना। तो सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, वीडियो को शुरू से एंड तक कंप्लीट देखना है, तभी आप सारी चीज़ों का डिटेल्स आप आसानी से समझ पाओगे। तो आइए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पद्यांश के बारे में कि किस तरीके से पद्यांश आपके बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है। और ये जो आप बोर्ड पे अपने पद्यांश देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है। पद्यांश ये है कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, घेर ले छया अमावन, आज कज्जल अश्रुओं में रिमझिमा ले यह घिराघन, और होंगे नयन सूखे तिल बुझे और पलक रूखे, आर्द्र चितवन में यहाँ सत्य विदितों में दीप खेला। तो देखो, ये जो पैसेज है, सबसे पहले आप इस पद्य को ध्यान से पढ़ना है। और जब आप पैसेज ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैसेज किस चैप्टर का है। तो देखो, बोर्ड के पेपर में इस पैसेज से संबंधित आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन होगा वो आएगा कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना होता है, और 3 क्वेश्चंस आपको इसी पद्यांश से दिए जाएंगे, जो कि आप आसानी से कर सकती हो, ठीक ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखो, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो इसका हम संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे, तो इसका संदर्भ लिखने के 2 तरीके हैं, ठीक ना। सबसे पहला तरीका ये है कि आप यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे संदर्भ। आपको बोर्ड के पेपर में ब्लू और ब्लैक 2 पेन यूज़ करना है, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे शीर्षक का नाम। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, यहाँ पे शीर्षक का नाम। तो ये जो शीर्षक है, पाठ का नाम है, गीत 2 से लिया गया है। और गीत 2 कौन लिखा है, तो महादेवी वर्मा, कवित्री का नाम। तो संदर्भ में आप सभी को 2 चीज़ें लिखनी होती है, सबसे पहला पाठ का नाम और दूसरा कवि का नाम या कवित्री का नाम। तो यहाँ पे एक लाइन यहाँ पे ये भी लिखने का तरीका है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गीत 2 नामक पाठ से लिया गया है, जिसके कवित्री महादेवी वर्मा जी है। आप इन दोनों तरीक़ों से संदर्भ लिख सकते हैं। इसके लिए आप सभी को 1 नंबर मिल जाएगा, सॉरी 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार अब देखो, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले आइए एक बार फिर से रेखांकित अंश को पढ़ते हैं कि पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला। इस लाइन को यहाँ पे हेडलाइन किया गया है, रेखांकित किया गया है। तो हमको बस खाली इसी लाइन को क्या करना है, अर्थ निकालना है, व्याख्या करना है। ध्यान से समझना। तो आइए सबसे पहले हम इसका रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको हेडिंग लगाना है रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें लिखेंगे कि महादेवी वर्मा जी कह रही है कि लक्ष्य पथ पर यदि कोई साथ न भी चले, अकेला ही चलना पड़े, तब भी वे निरंतर आगे बढ़ती रहेंगी। कौन, महादेवी वर्मा जी, ठीक। और अपरिचित मार्ग के समस्त संकट को संघर्ष झेलकर अज्ञात प्रियतम के पास पहुंच जाएंगी, ऐसा उनका दृढ़ विश्वास है। तो जब आप इस तरीके से चीज़ों को एक्सप्रेस करोगे एग्जामिनर के सामने, तो आपका नंबर एक भी नंबर इधर से उधर नहीं कटेगा, फुल नंबर मिलेगा। अब देखो, अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि कवित्री को साधना पथ पर आगे बढ़ने से कौन नहीं रोक सकता। तो कौन नहीं रोक सकता, आप पैसेज को पढ़ भी लिए हो। तो कवित्री जी को मार्ग में आगे आने वाली बाधाएं साधना पथ पर आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती। जो भी उनके बीच रास्ते में रुकावट आ रही है, बाधाएं आ रही है, उनको उनके मार्ग से, उनके टारगेट से विचलित नहीं कर सकती है, ठीक ना। इस प्रकार आप सभी को आंसर देना है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवित्री के साधना रूपी दीपक पर किनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
तो देखो इसका आप कैसे आंसर करोगे। तो कवित्री के साधना रूपी दीपक पर घनघोर वर्षा और बिजली का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखो सबसे अंतिम नंबर लाइन में यही बात लिखा गया है, सत विदितों में दीप खिला, यानी कि बिजली के माध्यम से, बिजली में भी उनका दीप खिल रहा है, ठीक ना। तो ऐसे उनको यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्राण और अश्रु शब्दों के वचन बताइए। प्राण और अश्रु इनके वचन बताना कि ये कौन सा वचन है, ठीक ना। तो इसका हम आंसर देंगे कि प्राण और अश्रु सदा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। प्राण का कोई सिंगल वचन या एक वचन नहीं होता है, ठीक ना। प्राण और अश्रु दोनों क्या हैं, तो बहुवचन है। अब हम आगे बढ़ेंगे जो कि हम गद्यांश के बारे में स्टडी करेंगे। और ये जो गद्यांश आप अपने बोर्ड पे देख पा रहे हो, ये बोर्ड के पेपर में कई सालों से लगातार पूछा जा रहा है और 2023 के बोर्ड के पेपर में इससे पूछने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो इसको भी ध्यान से समझना। और कैसे 90% स्कोर करोगे, लिखने का तरीके से। जब आप इस तरीके से, इस ढंग से, इस राइटिंग के साथ अगर आप लिखते हो, एक्सप्रेस करते हो, तो आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। तो आइए समझते हैं। पैसेज हमारा ये कह रहा है कि कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, ठीक, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों, उसे वह याद नहीं रखती। सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। अब देखो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखना है, यानी कि इसका संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आप सभी को दो ही चीज़ लिखना है, पाठ का नाम, लेखक का नाम। अगर पद्यांश रहेगा तो लेखक का नाम पूछेगा, कवि का नाम पूछेगा। अगर गद्यांश रहेगा तो लेखक का नाम पूछेगा, ठीक। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, एकदम गारंटी के साथ 10 नंबर में पूछेगा, ठीक ना। उसके बाद 3 क्वेश्चंस इसी पैसेज से रहेंगे। तो पैसेज बहुत ही आसान होता है, बस खाली आप सभी को पाठ का नाम और लेखक का नाम पता हो जाए तो आप आसानी से कर ले जाओगे, ठीक ना। आइए लिखते हैं उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम। तो संदर्भ हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे, संदर्भ, हेडिंग लगा के लिखेंगे ब्लैक पेन से पाठ का नाम। तो पाठ का क्या नाम है, तो यहाँ पे देखो अशोक का नाम यहाँ पे चर्चा में लाया है कि शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा। अशोक से, यहाँ पे चैप्टर के नाम में अशोक आ रहा है ना, तो अशोक के फूल का चैप्टर का नाम क्या है, अशोक के फूल। तो यहाँ पे पाठ का नाम क्या हो जाएगा, अशोक के फूल। और इसके लेखक कौन है, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इतनी चीज़ें। अब यहाँ पे अगला हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो रेखांकित अंश कहाँ से कहाँ तक है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, यहाँ से लेकर के बाकी चीज़ों को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो बस खाली हमें इतनी ही चीज़ों का हमें क्या करना है, रेखांकित अंश का व्याख्या करना है, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, हेडिंग लगाएंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। ऐसे ही सुनहरे अक्षरों में लिखना है। द्विवेदी जी कहते हैं कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी कहने का सेंस है कि अपने काम से मतलब रखना, अपना काम बन गया, दुनिया से मतलब नहीं रखना। यह उन्हीं बातों को याद रखती है जिनसे उसका स्वार्थ सिद्ध होता है, यानी कि उनका काम बनता है, उन्हीं बातों को बस खाली याद रखती है। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनना चाहता, समस्त अनुपयोगी चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ जाता है, ठीक ना। तो बस खाली आप सभी को इतनी ही बातें लिखना है, ज़्यादा चढ़ा बढ़ा के, ज़्यादा बकवास बातें नहीं लिखना है बोर्ड के पेपर में। ऐसा नहीं कि आप बोर्ड की कॉपी भरने के चक्कर में आलतू फालतू चीज़ें लिखोगे, नंबर वहाँ पे कटता है। जितना पूछा जाए उतना ही करना है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्ति को माना गया है। स्वार्थ वृत्ति कहने का सेंस ये है कि बस खाली अपना भला हो, ठीक। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है। दुनिया के बिहेव के बारे में पूछ रहा है कि दुनिया का व्यवहार कैसा है, लेखक ने इस पर अपना क्या मत दिया है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि लेखक का ये कहना है कि दुनिया केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन जो कि अंतिम नंबर क्वेश्चन है कि स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है। तो स्वार्थ का अखाड़ा किसे माना गया है, तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा माना गया है इस चैप्टर के हिसाब से।
तो अगर आप इस तरीके से बोर्ड के पेपर में लिखते हो, अच्छे से लिखते हो, जितना पूछा जाए उतना अगर एक्सप्रेस करते हो, तो बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। कोई बड़ी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।